साहित्य यात्रा। और ये है उस यात्रा के अथक सजग मुसाफिर श्री रामदेव धुरंधर। हिंदी जगत में प्रसिद्ध इस लेखक की कलम साहित्य की हर विधा में चली, चाहे वह कहानी, उपन्यास, लघुकथा, नाटक या एकांकी हो। सभी इनके रचना संसार में समा जाते हैं और इनके मस्तिष्क ने इस देश और इस पूरे संसार की हर समस्या पर विचार किया। इसीलिए रामदेव धुरंधर आज मॉरिशस के ही नहीं, विश्व हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नामों में गिने जाते हैं। धुरंधर जी के पाठकों के बाद उनको सबसे करीब से जानने वाले महात्मा गांधी संस्थान के डॉक्टर बीरसेन जगा सिंह के शब्द सुनिए। इस व्यक्ति ने, इस उपन्यासकार ने, इस नाटककार ने स्वयं कुआं खोदकर पानी पिया है। साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार का होते हुए इसने एड़ी चोटी का पसीना एक करके आज मॉरिशस के हिंदी साहित्य में अपना नाम कायम कर दिया है, अपना नाम बना दिया है। रामदेव धुरंधर के बारे में जब हम बात करती हैं तो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है कि वे एक मंजे हुए उपन्यासकार हैं। देखिए, उन्होंने चाहे आज तक 5 उपन्यास प्रकाशित करवाई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ढेर सारे उपन्यास, 10 से अधिक पांडुलिपियां उनके दराज में, उनके घर पर पड़ी हुई हैं। उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, विश्वमंथन, और उनका एक नाटक अभी हाल में दर्द इतिहास का मंचित हुआ है। लेकिन इन सारी अच्छाइयों से ऊपर, ओवर एंड अबव, वे मॉरिशस के यदि 3-4 नोवेलिस्ट हैं तो उनमें से एक हैं। लेकिन यदि रामदेव धुरंधर को जानना है तो मैं आपसे कहूँगा कि जाकर बनते बिगड़ते रिश्ते पढ़िएगा। उनकी शैली के बारे में मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि एक नाला नहीं बह रहा है, छल 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 करते हुए सागर की ओर बढ़ रहा है, इस प्रकार से नहीं है उनकी शैली। उनकी शैली धीर, गंभीर, गहरी नदी के समान बहती हुई जा रही है। इस प्रकार से रामदेव धुरंधर की शैली है। अब देखिएगा, यदि पूछो इस माटी से उनका हम ऐतिहासिक उपन्यास को ले लेंगे तो उस एक उपन्यास से केवल हम लाल पसीना की तुलना कर सकते हैं। प्रसिद्ध कहावत है कि साहित्यकार की रचना उसके बारे में साहित्यकार की जुबान से बेहतर बोलती है। चलिए देखते हैं धुरंधर जी के प्रसिद्ध नाटक दर्द इतिहास का यह अंश हमसे उनके बारे में क्या कह रहा है। करजवा के दुख अब के जाने रामा, ई देशवा में जन्म बीरथ गइल रामा। रात दिन खुना बहे अखुआ से रामा, उदासी जीवन जिए के तकदीर में बारामा। कैसन दुख हृदयवा में तीर चुभे रामा, करजवा के दुख अब के जाने रामा। करजवा के दुख अब के जाने रामा। गोरे इधर आए हैं लड़की, लेकिन तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। नहीं मौसी, मुझे सब पता है। गोरे इधर आए हैं मनमानी करके लड़कियों को छेड़ेंगे। जिस लड़की पर मन जाए उसे घोड़े पर बिठाकर बोटी बोटी नोचने ले जाएंगे। चुप पगली, ऐसी मनहूस बात मुंह से नहीं निकालते। तो फिर क्या बोलूं मौसी? नहीं, मैं तो यही कहूंगी, अन्याय देखकर मेरा खून खौलता है मौसी। यह देश हम सबके लिए नर्क है, नर्क। देश को गाली मत दो बेटी, देश तो सुंदर है,
नदी, जंगल, पहाड़, हिंद महासागर की गोद में खिला ये नन्हा सा टापू, ये तो बहुत सुंदर देश है बेटी। इस देश ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया और तुम इसका इतना गुणगान कर रही हो। भूल गई अपनी बाबुन को? कैसे भूल जाऊं अपने बाबुन को। वो घटना आज भी मुझे याद है, जैसे कल की ही बात हो। जहाज जब कलकत्ता से छूटा तो सभी खुश थे। जैसे जैसे जहाज समुद्री थपेड़ों को झेलते मारिस देश की ओर बढ़ने लगा, तैसे तैसे जहाज में शोषण भी बढ़ने लगा। भूखे लोगों ने जब खाना मांगा तो लात और घूंसों से उनका मुंह बंद कर दिया गया। मेरे बाबू उनसे देखा नहीं गया। उसने विरोध में आवाज उठाई और फिर मेरी आंखों के सामने उसे बीच समुद्र में फेंक दिया गया, जिंदा। तुम्हारे बाबुन को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दिल दहल जाता है। मैं यहाँ हर चेहरे पर अपने बाबुन को देखती हूँ, पर भगवान करे यहाँ किसी को मेरी बाबुन की जैसी मौत न मिले। बाबुन, मेरा बेटा। मत रो, मत रो। मुझसे भी तो मेरा बेटा छीन ही लिया गया। मैंने कहा था बेटे से क्रोध ना कर, क्रोध ना कर, लेकिन उसका क्रोध बुरा भी तो नहीं था। कुआं खोदने के बहाने मेरे बेटे को बुलाया गया था। जैसे मेरा लाल वहां पहुंचा, उसके सीने में गोली दाग दी गई। उसकी मौत का समाचार पाकर मेरी बहू कुएं में कूदकर मर गई। गर्भवती थी बेचारी। इतनी हत्याएं, इतने अत्याचार तुम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अब तुम्हारे दिन पूरे होंगे, पूरे होंगे तुम्हारे दिन। घोड़ों के पांवों के नीचे किसी मां का बच्चा कुचल जाए, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन आज मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मुझे आज। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। अपनी कीमती जिंदगी को इस तरह खेल खेल में दांव पर मत लगाओ। तो फिर क्या करूं मैं? वक्त का इंतजार। हाँ, वक्त का इंतजार। अब तक तो हमने वक्त का इंतजार ही किया है। आशा की किरण कुछ घड़ी के लिए खिलती है, फिर बुझ जाती है। जैसे भगवान कहीं बैठे हमसे आंख मिचोली खेल रहे हो। भगवान तुम हो भी? भगवान है, वे न्याय करने में कभी नहीं चूकते। धीरज से काम लो, जैसे मैं ले रही हूँ। तुमने इतना कहा, दुख सहने की शक्ति मिली, लेकिन बाप हूं मैं, बाप। बेटे की ऐसी दर्दनाक मौत हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। हिंदी जगत के लिए यह गौरव का विषय है कि हमारे बीच आज रामदेव धुरंधर जी, जो जाने माने लेखक हैं, वे बैठे हैं। और आज हम उनकी अपनी रचना प्रक्रिया के जो मापदंड हैं, उनकी अपनी रचना प्रक्रिया के जो संघर्ष हैं, उनके मुख से जान सकेंगे। धुरंधर जी, आप केवल न कहानीकार हैं, न व्यंग्यकार, न उपन्यासकार, सभी विधाओं में आपने लिखा है। यहाँ तक कि एकांकी भी आपसे नहीं छूटे हैं। और कहानियों में आपने यथार्थ का चित्रण बड़ा कटु किया है, बड़ा क्रूर चित्रण भी दिखाया है, लेकिन आप अभिमुख या आदर्श की ओर हो जाते हैं। तो क्या सभी कहानियों में आप आदर्श को खोजकर वहां तक पहुंचते हैं? एकदम सही। या केवल यथार्थ का चित्रण करना ही आपका उद्देश्य होता है? सभी रचनाओं में तो नहीं, लेकिन मेरी बहुत रचनाओं में ज़रूर ऐसी बात है कि मैं आदर्श को ध्यान में रखता हूँ। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि मैं आदर्शवादी लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैं आदर्श पसंद करता हूँ।
क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, परिवार वाला व्यक्ति हूँ, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आदर्श अच्छा लगता है। धुरंधर जी, आपकी बहुत सी कहानियाँ भारतीय पत्र पत्रिकाओं में भी छपी हैं, धर्मयुग, सारिका, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे? 1973 की बात है, जब मैंने अपनी पहली कहानी धर्मयुग को भेजी थी, तो धर्मवीर भारती को कहानी इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने तत्काल मुझे पत्र लिखा और उसी पत्र में उन्होंने ये बात कही कि आपकी रचना देखने पर हमें ऐसा लगता है कि मॉरिशस में वाकई अब हिंदी में लेखन हो रहा है, वाकई अब हिंदी में कहानियाँ लिखी जा रही हैं, अतः आप इसी तरह अपनी कलम की ताकत को बरकरार बनाए रखें। तो यह मेरे लिए आशीर्वाद हो गया